हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने 65वें बीपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इस डीकेटी के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो कि बीपीएससी का सिलेबस है वहाँ से। देखिए, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और 2, और हर में आपको 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सेक्शन 1 से हम 3 क्वेश्चन करते हैं और सेक्शन 2 से। तो सेक्शन 1 में क्या होता है कि वो इकोनॉमिक्स रहता है पूरा, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेवलपमेंट, ये सब रहता है। और सेक्शन 2 में जो है इंडियन इकोनॉमी पे रहता है, जैसे फिस्कल और मॉनेटरी रिफॉर्म्स हो गए, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब रहता है। तो हम बारी बारी से एक एक करके डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 की हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है बीपीएससी की वेबसाइट पे, उसमें है फ्रेमवर्क ऑफ एन इकोनॉमी और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो इसमें क्या है आपको कि इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम मेथड। तो यहाँ आपको ये तीनों पढ़ना होता है, जो कि एच एल ओझा की बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ से कवर किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक और बुक आती है रिचर्ड फ्रॉइन की, वहाँ से भी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, जो कि मैंने दोनों ही किताब से किया था। फिर इसमें है सेकंड टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक चॉइस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट फॉर्म्स। तो ये आप कर सकते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है एच एल ओझा की, वहाँ से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। जो मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना है तो वहाँ से ये हो जाएगा। फिर है हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तो ये जो है किनीशियन का टॉपिक है, जो किनीशियन इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ना होगा हमको। तो इसके लिए हम एच एल ओझा या रिचर्ड फ्रॉइन को रेफ़र कर सकते हैं। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। और फिर है बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन अ फेस्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन बिहार। तो इसका जो पहला पार्ट है बैंकिंग, इसके लिए हम लोग वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग एक सेक्शन होता है, वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट होती है, तो वहाँ से हम लोग जो है आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, ये सब वगैरह वहाँ से कर लेंगे। और जो इसका सेकंड टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन बिहार, तो इसके लिए आप गूगल कर लीजिए। ये मतलब आपको सेक्शन वाइज बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आजकल चल रहे हैं। जैसे हाल ही फ़िलहाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काफ़ी सारे बैंक्स का मर्जर कर दिया है, तो ये करंट में हो गया, मतलब इसमें हो गया आपका स्टैटिक भी हो गया, डायनेमिक भी हो गया। तो ये आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहना पड़ेगा। फिर हमारा ये 5th टॉपिक जो है ये है टाइप ऑफ टैक्सेस एंड इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो ये हमारा पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। तो इसके लिए एक किताब आती है एच.एल. भाटिया की, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो वो है जो मुस्ग्रेव एंड मुस्ग्रेव भी रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छे से पब्लिक फाइनेंस को कवर किया है, इंक्लूडिंग टैक्सेस वगैरह, है ना। और इसमें एक चीज़ और आ गया, फिस्कल पॉलिसी जो होता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेती है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, प्लानिंग करती है, वहाँ भी एच.एल. भाटिया यहाँ पे काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए। फिर सेक्शन 1 का लास्ट टॉपिक है ये हमारा, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसमें क्या है, टैरिफ्स हो गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल मॉडल्स वगैरह हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। डोमिनिक सल्वाटोर की एक किताब आती है, तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रेड में क्या क्या पढ़ना है, बीओपी कैसे कैसे होता है। और जो ऑप्शनल का क्वेश्चंस आता है बीपीएससी में, वो काफ़ी बेसिक सा होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये सीधे सीधे किताब से ही आ जाएगा आपका। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. ओझा और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एच.एल. ओझा और फ्रॉइन,
इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डोमिनिक सल्वाटो, डेवलपमेंट के लिए एमएल झिंगन, और इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं हम। इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला। यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो ये पूरा आपका सेक्शन 1 कवर हो जाएगा, और शायद ही एक आध कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे मिस होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये 6 किताब पढ़ लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं मिस होंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। 6 क्वेश्चन आपके पास रहता है, 6 में से आपको 4 करना होता है ना, तो 6 में से 4 करना होता है। अब 2 आप एलिमिनेट कर लीजिए जो आपने नहीं पढ़ा हो, और 4 वही करिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पे हम। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा द इंडियन इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है जो ऑथर्स है हमारे। जैसे उमा कपिला की हम बात करते हैं तो उन्होंने बात की है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर की। तो ये 3 सेक्टर्स कवर करने हैं आपको। किसी भी बेसिक बुक से कर लीजिए, जैसे मैंने उमा कपिला से किया था, आप रमेश सिंह से कर सकते हैं, मिश्रापुरी से कर सकते हैं, किसी भी किताब से कर सकते हैं आप, या फिर आप किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं या बनाते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं ये 3 सेक्टर्स। फिर हमारा एग्रीकल्चरल पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल पॉलिसी। तो इसमें क्या हो गया, एग्रीकल्चरल पॉलिसी सिंस 1947 से 1980s तक, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय तक जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ रही है वो आप देख लीजिए। और इसके लिए मेरे समझ से उमा कपिला एक बेहतर बुक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। फिर जो 1980 से है, जो 1991 का पीरियड है, प्री रिफॉर्म्स का जो पीरियड है, वो आप एक सेक्शन में कर सकते हैं। फिर पोस्ट 1991 कर सकते हैं। पोस्ट 1991 के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़िए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा, वहाँ से आप वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जैसे कि जैसे MSP हो गया, PDS हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह, ये सब करने से हो जाएगा एग्रीकल्चर आपका। फिर इसी में आता है एक लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, एक ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा में और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो आपका वही हो गया ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी वगैरह, तो जो कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। और ये मतलब एक लगा लीजिए ओवरलैपिंग सा टॉपिक है। तो ये तीनों टॉपिक आपके प्री इंडिपेंडेंस को हो गए। और भी है समरी सेटलमेंट, एविक्शन सेटलमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हो गए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हो गए हैं, जैसे लैंड सीलिंग्स हो गया आपका, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम हो गया, जितने भी इंटरमीडिएरी सिस्टम्स थे इन सब का एबोलिशन। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि हर एक स्टेट का रिफॉर्म्स पढ़ना है। और बिहार का एग्ज़ाम है तो खास करके BPSC के लिए है, जो बिहार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं लैंड के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, वो आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसी में क्या करना है, थोड़ा सा अपने आंसर राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए एग्रीकल्चर के साथ आप क्लब कर दीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कि जैसे हम जब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो कि सेक्शन 1 का पार्ट है, तो वहाँ जैसे एक लुइस मॉडल है या लुइस रानी फेई मॉडल है, तो यहाँ से आप एग्रीकल्चर को क्लब कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। तो यहाँ पे है कि आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो भी एग्जामिनर होगा वो काफ़ी आपके आंसर से इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। फिर से वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो ऑथर्स वगैरह हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को है जो 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, 47 से 72 तक, फिर 72 से 89 तक, फिर 89 से 91 तक, फिर पोस्ट 91 का पीरियड है ना। तो ये 4 सेक्टर में आप पढ़ सकते हैं इसको, जिसमें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर हो जाता है आपका, प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कवर हो जाता है और पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और फिर 2011 से काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं तो वो भी कवर हो जाएगा आपका। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, यहाँ पे एक वेबसाइट है economicsdiscussion.net, तो मैंने वहाँ से किया था, आप देख सकते हैं, शायद आपको भी अच्छा लगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में कर रखा है वहाँ पे वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। फिर वही हमारा प्राइसिंग पॉलिसी वगैरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जैसे MSP हो गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, PDS हो गया, कैसे गवर्नमेंट परचेज करती है, CIP हो गया, सेंट्रल इशू प्राइस, तो इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन प्री हो चाहे मीन्स इनसे आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MSP जो है कौन सी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है, या किसी भी क्रॉप का जो MSP है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये सब थोड़ा डिटेल में कर लेना। फिर है हमारा बजटरी ट्रेंड्स एंड फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है इसमें फाइनेंस कमीशन,
कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, फिर पर्टिकुलरली बिहार के कंटेक्स्ट में फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर एक दूसरे या तीसरे साल फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन रहता ही है एक, तो ये आप काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़ जो है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेती है कुछ भी के लिए, जैसे जो सोशल एविल्स हैं, पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो जैसे बिहार सरकार हो गई या भारत सरकार हो गई, ये दोनों गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल्स पे पॉलिसीज़ निकालते हैं इन सोशल लेवल्स को टैकल करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहीं पे एक टॉपिक आता है हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा एक प्लानिंग का चैप्टर है, जो हम लोग 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं, जितने भी जो 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं 50 से लेके अभी तक 2012 तक, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने अबॉलिश करके है जो नीति आयोग लाया, तो उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो फिर 5 ईयर प्लान जो है ये आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि हर साल वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। दिल्ली नॉलेज ट्रैक, इंडिया का नंबर 1 टॉपर्स प्लेटफॉर्म। यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, नीट, जेईई और अन्य टॉप एग्जाम्स के वीडियो देखने के लिए विजिट करें dktindia.in। फिर हमारा वही मॉनेटरी एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो इसके लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मतलब कि मनी सप्लाई का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो ये तो आप बेसिक जो किताब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कीनीसियन इकोनॉमिक्स है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया, और यहाँ पे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है ये थोड़ा सा आप HL होजा से कर सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है वहाँ से, और RBI के वेबसाइट पे भी आप दे सकते हैं कि रेगुलर क्या पॉलिसीज़ होती है, कि हाल फिलहाल में CRR कैश रिजर्व रेशियो का क्या ट्रेंड है, SLR का क्या ट्रेंड है, फिर जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होता है उसका क्या ट्रेंड है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। फिर जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं कंटिन्यूअस, की फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करना है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक हो गया है। इनफैक्ट ये पूरा सेक्शन 2 ही जो है आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक है। अगर आप इसमें डायनेमिक चीज़ें नहीं लिखते हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप इसकी जब भी तैयारी करें तो इसको कोशिश करें कि हमेशा इसमें डायनेमिक पार्ट इंक्लूड करें, क्योंकि स्टैटिक तो सब लिखता है, अगर आप डायनेमिक लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर इसमें है अगला टॉपिक हमारा फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो फॉरेन ट्रेड हो गया, तो ये आप कर सकते हैं किसी भी थियोरेटिकल किताब से कर सकते हैं, ML झिंगन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है इंडिया की, हर एक 5 साल पे रिलीज़ होता है, तो आप पॉलिसी पढ़ सकते हैं काफ़ी डिटेल में, तो वहाँ से काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा। फिर मोर ओवर मतलब उसमें डेटा भी रहता है, काफ़ी सारा रिसेंट डेटा रहता है, तो वो आप पुटिंग कर सकते हैं। फिर जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, तो हाल ही में मतलब यहाँ पे आप जैसे डायनेमिक सेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हाल ही में जब कोविड का सर्ज आया तो इंडिया का BOP पॉजिटिव हो गया था, करेंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया था, जो कि रेयर ही होता है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा कि आपको काफ़ी अच्छी पकड़ है मतलब इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स की। फिर वही है एक टॉपिक है हमारे इंडियन प्लानिंग, तो उसके लिए वही 5 ईयर प्लान्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12th तक। उसके बाद नीति आयोग की प्लानिंग, नीति आयोग के कितने विंग्स हैं, तो ये सारे नीति आयोग जैसे हो गया कि हाल ही फिलहाल में लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का किताब है उसमें नीति आयोग इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है बिहार इकोनॉमी और रिटार्डर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। तो बिहार इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे इनइक्वालिटी है या पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इनके जो आप ट्रेंड्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बिहार से स्पेसिफिक पढ़ लेना होता है। तो इससे क्या होगा कि आप इंडिया के भी ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं और बिहार का ही साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों साथ साथ कर लिया, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार जो कैंडिडेट है उसको दोनों का नॉलेज है, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव रहेगा और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर इसी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इनके ट्रेंड्स देख लेना आप कि 1950s से लेके अभी तक 2020s तक है जो क्या ट्रेंड्स रह रहे हैं, कैसे घट बढ़ रहा है। इनइक्वालिटी में जैसे हो गया गिनी कोएफिशिएंट हो गया, तो ये कैसे घटता बढ़ता है।
ये हो गया हमारा सेक्शन 2। और इसमें मैं कहूँगा कि आप सारे टॉपिक्स एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, क्योंकि आप कोई भी किताब पढ़ोगे, ओमा कपिला या मिश्रापुरी की कोई भी किताब है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल नहीं दे पाएगा, ये सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारे टॉपिक्स को गूगल करें थोड़ा सा, और जो भी डेटा मिले, नया डेटा मिले, जैसे किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट से मिलता है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलता है या पीआईबी वाला डेटा होता है या गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डेटा है, तो वो आप कर लें। और यहाँ पे एक और चीज़ है सेक्शन 2 में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन बजट तो आप पढ़ें ही, साथ ही साथ यहाँ पे आप बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और बिहार का जो बजट होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आप कर लें। तो यहाँ पे ये काफ़ी कार्यरत रहेगा, है ना। फिर आइए, जैसे मैं देखता हूँ एक 64वीं बीपीएससी के सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब से क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आप एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। फिर वहाँ पे एक डायग्राम बना दीजिए, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, वो एक डायग्राम हो गया। फिर आप डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप का केस 1 केस 2 ले लीजिए। तो केस 1 केस 2 लेने से क्या हो गया कि आपको वहाँ पे डायग्राम बनाने के मौके मिल गए। तो आप सोचिए आपको 5 पेज रहेंगे भरने के लिए, तो इसमें 3 तो आपके डायग्राम हो गए। फिर कुछ आप चार्ट वगैरह बना सकते हैं, फिर वैसे ही चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। तो एक काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा आपका कि जहाँ पे आपने नॉलेज भी दिखा दिया, आपने अपने डायग्रामेटिकल और फिगरेटिव स्किल्स भी दिखा दिए और इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो हो ही रही है। ये हो गया एक सेक्शन 1 का क्वेश्चन। और इसमें आप क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन है या इलुसिडेट है या फिर डिस्क्राइब है या एक्सप्लेन है, सबका मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, रोमन सैनी सर की वीडियो है एक, तो वहाँ पे आप देख लें कि सबका मतलब क्या क्या होता है। क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलुसिडेट, सब में अंतर होता है। तो वो थोड़ा सा वीडियो देख ले तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर देखिए एक सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, critically examine the criteria adopted by various finance commission in awarding fiscal resources to states from the angle of achieving horizontal equity, है ना। तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बात की है, मतलब कि यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, जैसे इनकम डिस्टेंस हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, फिर पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, टैक्स एफर्ट हो गया, तो इन सब को आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या हो गया कि इनके प्रोस क्या हैं और इनके कॉन्स क्या हैं, तो दोनों को एक टेबल बना के, जैसे इनकम डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिहार का केस लेते हैं, तो बिहार को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बिहार को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिया जाएगा, क्योंकि बिहार का जो है इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र या हरियाणा, तो है ना। तो इसके प्रोस लिखना है और इसके कॉन्स भी लिखना है। ऐसे ही इनकम डिस्टेंस का एक कॉलम, सेकंड कॉलम पॉपुलेशन का, थर्ड एरिया का, फोर्थ फॉरेस्ट का, फिफ्थ टैक्स एफर्ट का, और इसको सारा कुछ लिख के और इसको अपने लैंग्वेज में कंक्लूड कर देना है। तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। ये 5 किताब जो मैंने आपको बताई है, आप या तो ये किताब फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई भी सिमिलर किताब फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से, तो काफ़ी प्यार से आपका हो जाएगा सेक्शन 1 और 2। ठीक है, तो मेरे तरफ से इतना था। आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी 66वें बीपीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं और 67वीं का प्री देने वाले हैं, उनको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से दें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।